अब आप जरा थोड़ा सा अपने दाएं देखें पहले और बाएं देखें, एक दूसरे के चेहरे को देखें जरा। सिर्फ 5 मिनट के एक कमिटमेंट से अगर चेहरे पे इतनी शांति आ सकती है, तो सोचो अगर रोज आधा घंटा यही काम कर लिया जाए। जबकि मोबाइल में आप देखना आज घर जाके अपना स्क्रीन टाइम मिनिमम ऑन एन एवरेज सबका 4 घंटे से ऊपर होगा, आउटपुट 0 मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर 4 घंटे आप नॉन प्रोडक्टिव काम के लिए अपना समय दे सकते हैं, तो क्या अपने रिश्ते सुधारने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए रोज आधा घंटा नहीं दे सकते हैं? कौन करेंगे जी आज से ये काम, रोज आधा घंटा अपने मन को शांत करने के लिए देंगे? कईयों को अभी भी डाउट है अपने मन पे। अच्छा, कल जो लोग आए थे वो एक बार जरा हाथ उठाएं, एक बार अपने लिए जोरदार ताली, जो कहा था करके दिखाया। अच्छा, आज कौन है जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोग अपने लिए ताली बजाएं। और कल आपको एक होमवर्क दिया था कि कोई एक अपने जैसा लेके आना है। कौन कौन लाए हैं अपने जैसा? अच्छा, वेरी गुड। तो इनके लिए सभी लोग मिलकर ताली बजाइए कि इनको कोई अपने जैसा तो दिखा। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा हम क्विकली रिवाइज करेंगे कि कल हमने क्या सुना, क्या समझा, और फिर हम आज के टॉपिक के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो कल हमने सुना था कि जिंदगी को आसान से मुश्किल बनाती है हमारी सोच। सोचते रहते हैं भूतकाल में जो हुआ उसके बारे में बार बार चिंतन करके, भविष्य के बारे में सोचते हैं, बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य। जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं तो बच्चों से ज्यादा होती है मम्मी पापा को ज्यादा चिंता, क्योंकि हर मम्मी हर पापा अपने बेटे को आइंस्टाइन बनाना चाहते हैं। हाँ या ना? आज एक बात आपको मैं बता दूं जो कल रह गई थी, आपका बच्चा क्या बनेगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आपने इतना उसे बनाया कि जीवन के किसी भी संघर्ष में उसे आपका शोल्डर रोने के लिए नहीं चाहिए, अगर ऐसा बना लिया तो इससे बड़ी सक्सेस आपकी कोई और नहीं। दूसरी बात थी अपनी बात को मनवाने की जिद। अच्छा, किसी ने अनुभव किया कल से आज तक कि कोई जिद का ऐसा सीन बना और हमने छोड़ दिया? ऐसा कोई है आज के दिन? कोई एक्सपीरियंस हुआ किसी को कि जिद का एक सीन बन रहा था? तो हमने कल सुना था कि जिद जो है वो क्या करती है? रिश्ते बिगाड़ती है। तो आज दिन में किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जिद का सीन बन रहा था और हमने छोड़ दिया, या सीन बनने ही नहीं दिया? अरे वाह, एक बार ताली बजाओ, बोले सीन बनने ही नहीं दिया। बहुत बढ़िया। तीसरी चीज जो हमने कल सुनी थी, जो रिश्तों को खराब करती है, जिंदगी को खराब करती है, वो है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जब वो मीट नहीं होती है तो हार्ट ब्रीच करता है, दिल दुखता है, परेशान होते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया आज वो हमारा ना हो पाया। जिन बच्चों के लिए हमने इतना कुछ कहा आज वो हमें लेबल लगाते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो एक्सपेक्टेशन थी ना कि बच्चा रोज सुबह अगरबत्ती लेकर, घंटी लेके मम्मी पापा की महिमा करे कि आपने हमें इस दुनिया में लाया, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया हुआ है, हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं, आपको पाके जीवन सफल हो गया है, आप हर जन्म में हमें प्राप्त हो। पॉसिबल है? आप में से कितनों ने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया है? हार्डली एनीवन, किसी ने नहीं भी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप में होना इज क्वाइट नेचुरल, स्वाभाविक है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन मीट भी होनी है। इसका एग्रीमेंट अपने लाइफ पार्टनर या अपने बच्चों से या अपने दोस्तों से अगर आप साइन करवा रहे हैं तो वो आपके जीवन को पेनफुल बनाने वाला है। तो जिंदगी बने आसान या जिंदगी बने मुश्किल, ये तय करेगा हमारी सोच, हमारी वाणी और हमारी आदतें। ठीक है जी। चौथी चीज, कंपैरिजन। तुलना करते हैं हम।
बच्चों की तुलना पड़ोसियों के बच्चों के साथ, सक्सेसफुल बच्चों के साथ, और हम चाहते हैं कि अगर किसी के 99% मार्क्स आए हैं, 98, तो हमारे वाले के भी होने चाहिए। संभव नहीं है। अगर संभव हो भी गया, मान लो एकेडमिकली अगर वो 98, 99% अगर मार्क्स ले भी लिया, पारिवारिक जीवन में क्या सफलता है? लाइफ पार्टनर के साथ कैसा रिलेशनशिप है? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को आप देखेंगे कि वो टेक्निकली बहुत साउंड है, लेकिन रिलेशनशिप में जीरो। इसलिए कोई भी प्रोफेशन में होंगे, वकील होंगे, अदालत में बहुत बड़ी वकालत करते होंगे, सामने वाले ओपोनेंट की बोलती बंद करते होंगे, लेकिन घर में चलती नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। मैं यहां आया तो एक वकील की काउंसलिंग चल रही है, मुझे कह रही थी मुझे भी लेके चलिए, आप थोड़े दिन आपके साथ रहूंगी तो टॉप फ्लोर थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल हमने देखा खुशी का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कंपैरिजन, और जब जब आपने वो करना शुरू किया तब तक आपकी खुशी जो है एवेपोरेट हो गई। अच्छा, एक चीज तो कल हमें बड़ी स्पष्ट समझ में आई थी कि ये सारी चीजें, ये सारी बातें तो हम भी जानते हैं, है ना? आप भी तो जानते हैं ना। ये जो 4-5 हमने कारण बताए थे कल आपको, ये कारण तो आप भी जानते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं जो ये कहे कि मुझे इन कारणों का ज्ञान नहीं। ये ज्ञान हम सबको है। बस एक चीज की तकलीफ है, हमारे पास बल नहीं, बल, शक्ति, कि जब सीन बने तो हमारे में इतनी शक्ति हो कि हम उस सीन को बनने ही ना दें। तो हमें शक्ति की आवश्यकता है। ज्ञान तो हमारे पास पहले से ही, या तो हमारे हालातों ने, या हमारे आसपास के लोगों ने, या फिर कुछ किताबी ज्ञान ने हमें नॉलेज तो दे रखा है, लेकिन इन सभी लोगों के माध्यम से आपको कभी बल नहीं मिलेगा। बल मिलेगा तब जब आप ध्यान करेंगे। ध्यान के माध्यम से बल मिलता है, और जब हमें बल मिलता है तब हम ज्ञान का उपयोग जीवन के अंदर कर सकते हैं। यही कारण है कि गुटखा खाने वाला, उसे ये नॉलेज है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, विविडली भी वो उस पैकेट के ऊपर देख रहा कैंसर पेशेंट, लेकिन कल से नहीं खाऊंगा, ये उसके पास बल नहीं। आप जब भी रिलेशनशिप में सीन बनाते हैं या कंपैरिजन करके कोई सीन बना लेते हैं, तो आपको पता है कि ये ठीक नहीं, ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपसे वो सीन बन गया क्योंकि आपके पास बल नहीं। समझ है, बल नहीं जीभा को कंट्रोल करने का। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ करने से पहले अगर 10 बार सोचोगे तो करने के बाद 1000 बार सोचना नहीं पड़ेगा। कुछ करने से पहले अगर 10 बार सोचोगे तो करने के बाद 1000 बार सोचना। हम क्या करते हैं, कर डालते हैं, फिर 1000 बार सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, कैसे इसको रिपेयर करें। और साम दाम दंड भेद सब अनुभवी हैं, लगा लिए हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस जैसे तैसे चल रहे हैं, जैसे तैसे चल रहे हैं। मतलब एक होता है जिंदगी जीना और एक होता है दिन काटना, दोनों में बड़ा अंतर है। और अगर जीवन जीने की कला ना हो तो भगवान से लंबी उम्र कभी ना मांगना। सिंक हुआ? अगर जीवन जीने की कला ना हो तो भगवान से लंबी उम्र कभी ना मांगना, क्योंकि पनिशमेंट से कम नहीं। ठीक है? तो किसी ने खूब कहा कि इतना टूटा हूं, इतना बिखरा हूं कि मेरे हिस्से में अब कुछ बचा ही नहीं। इतना बटा हूं, टूटा हूं, बिखरा हूं कि मेरे हिस्से में अब कुछ बचा ही नहीं। मेरी गलती क्या है ये मुझे आज तक पता ही नहीं कि मैंने कहां गलती कर ली, कहां चूक हुई मेरे से, क्यों मेरी जिंदगी उदास है, क्यों मैं परेशान हूं। और एक चीज जो मुझे थोड़ा सा मतलब फील होता है कि सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं। अगर कुछ ना होता तो दुखी होते ना, तो समझ में आता था। सब कुछ होते हुए दुखी है, इसका मतलब क्या है? एग्रीमेंट साइन किया, कुछ भी दे दे, हमको राई का पहाड़ बनाना आता है, कलाकार है ना हम। अब सवाल पैदा होता है कि हमें शक्ति क्यों चाहिए। आप जरा ये पीपीटी उस पर ले लीजिएगा अभी, और कंटिन्यूस पीपीटी रखिएगा।
हमें शक्ति की आवश्यकता क्यों है? इस चित्र को जरा ध्यान से पहले अपने माइंड के ऊपर फिट कर लीजिए। तो पहले मैं आपको थोड़ा एक लंबे रास्ते से ले जाऊंगा, फिर मैं पॉइंट पे आऊंगा कि हमें शक्ति की आवश्यकता है। क्यों शक्ति की आवश्यकता है और कौन कौन सी शक्ति की आवश्यकता, वो तो हम बाद में बात करेंगे। गॉड्स पावर, शक्तियां हैं लेकिन कहीं छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं, एहसास नहीं है, इसलिए उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात कि सोर्स के साथ कनेक्शन भी नहीं है हमारा। तो थोड़ा सा मैं आपको सब्जेक्ट से ऑफ रोड ले जाऊंगा, फिर वापस आपको ऑन रोड लेके आऊंगा, सब्जेक्ट के ऊपर लेके आऊंगा। ईश्वर ने जब हमारे शरीर की रचना करी, 5 तत्वों का मिश्रण किया और तब शरीर की रचना हुई। जल डाला, अग्नि डाली, वायु डाली, पृथ्वी डाला, आकाश डाला। यही कारण है कि आपको प्यास लगती, क्योंकि आप पानी से बने हैं। शरीर चाहता है कि उस पानी का लेवल मेंटेन हो, कन्विंस्ड हैं, इसलिए कभी भी आपको पानी पीने के लिए हमें कन्विंस करना नहीं पड़ते। ऑटो कंडीशन, ऑटो कन्विंस्ड, कहीं से भी पानी ढूंढ लेंगे। आप बने हैं वायु से, इसलिए आप सांस लेते हैं। आप बने हैं पृथ्वी से, इसलिए आप भोजन करते हैं। तो जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, इन सबको आप बैलेंस मोड में दिन में 3 बार ले रहे हैं। और जब बेड पे लेटे हैं हॉस्पिटल के, तब भी लिक्विड फॉर्म में। क्यों? कन्विंस्ड हैं कि जब तक शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर परफॉर्म नहीं करेगा। हां या ना? पीछे हां या ना? जब तक ऊर्जा नहीं इसको दोगे, खाना नहीं दोगे, तब तक यह शरीर परफॉर्म नहीं करेगा। सही या गलत? हां या ना? ठीक है। इसलिए आप दिन में किसी भी हालत में खुद भी खाने पे ध्यान रखते हैं, और अगर आपसे चूक हो जाए तो आपके अगल बगल वाले भी आपको जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, है या नहीं? इसी तरह जैसे आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, तो इस शरीर के भीतर एक ऊर्जा है, एक ताकत है, जो ठीक एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर की तरह कार्य करती है। ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो करता है, आगे पीछे करता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी एक आत्मा है, वो ठीक इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर है। विटंबना देखो क्या है कि आपकी जो गाड़ी है वो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलती है, लेकिन क्या आपका ड्राइवर भी डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से चलता है? नहीं चलता ना। उसको क्या चाहिए? दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट, जूस। लेकिन जूस अगर गाड़ी के टैंक में डालो तो गाड़ी चलेगी? पंच क्या है स्टोरी में, वो बाद में कंक्लूड करेंगे। अभी से आप मानस पटल पे कोई कहानी नहीं बना लीजिए, कोई सीन नहीं बना लीजिएगा। ऑफ रोड जा रहे हैं हम, ऑन रोड वापस आएंगे। तो ड्राइवर का भोजन से गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी के भोजन से ड्राइवर नहीं चलेगा। दोनों का अपना अपना भोजन है। जब बराबर होगा तब यात्रा सही होगी। आपके जीवन की भी एक यात्रा है, वो भी यात्रा सुचारू रूप से आप तब कर पाएंगे जब आप शरीर को भी भोजन देंगे और आत्मा को भी कुछ ना कुछ भोजन देंगे। अब शरीर का भोजन है दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट, जूस, सैलड, जिम और ब्यूटी पार्लर। सही है? तो भाई लोग जिम जाते हैं, बहनें हमारी ब्यूटी पार्लर जाती हैं। अंदर से कैसा भी लग रहा है, एकदम दुखी है, लेकिन चेहरे पे मेकअप जरूर होना चाहिए। क्यों? समाज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो डेकोरेशन भले दुखी भी है तो भी कर ही लेंगे हम। क्यों? कन्विंस्ड है समाज में रहना है तो इस रूप से हम चल सकते। वी आर नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेबल है ही नहीं है हम। लेकिन जो अंदर आत्मा बैठी है, उसका ब्यूटी पार्लर संभाजी नगर में कहां है? पता तक नहीं। उसका जिम कहां है जी? यहां संभाजी नगर में आत्मा का जिम। आपने कहा ना शरीर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन अलग है, तो तरीके भी उसके अलग अलग होंगे, पता तक नहीं। इसलिए कहा इतना बिखरा हूं कि खुद के हिस्से में कुछ बचा नहीं, मेरा गुनाह क्या है ये मुझे आज तक पता नहीं। अब समझ में आया? ये गुनाह है हमारा। अब आत्मा का भोजन करना भी बहुत जरूरी है। जब तक आत्मा भोजन नहीं करेगी, यही कारण है 56 प्रकार के व्यंजन टेबल पे लगे हों गोल्ड कोटेड प्लेट के अंदर, लेकिन मन भीतर से अगर दुखी हो तो एक भी व्यंजन को खाना तो दूर, हाथ लगाने का भी मन नहीं करता। हां या ना? एक्सपीरियंस है? मान लो सुबह सुबह बीवी ने बढ़िया से आपसे झगड़ा किया और रात को जब आप लौट के आए तो गुलाब जामुन और रसगुल्ला आपको सर्व किया कंपनसेट करने के लिए। तो इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि अंदर से मन क्या है? दुखी है।
कि मेरे लाइफ में ऐसा पार्टनर क्यों आया जो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। और कभी कभी आप कहते हैं कि सारी जिंदगी तेरे साथ गुजार ली लेकिन तुझे मैं आज तक, देखो भाई लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वही बोल रहे हैं। तो आपकी पत्नी है या पाइथागोरम थ्योरम है जो आज तक समझ में नहीं आई? क्योंकि पाइथागोरम थ्योरम बहुत डिफिकल्ट होती है, समझ में नहीं आती, मुझे भी नहीं आई थी। आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान। आत्मा का भोजन क्या, एक बार रिपीट करें आप भी, ज्ञान और ध्यान। अगर आप जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे और ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे तो आपकी आत्मा में बल नहीं आएगा। अब बल की जरूरत क्या है, क्यों चाहिए आत्मा को बल और किस प्रकार का बल, तो ध्यान से सुनिए। यहां जो आप मन देख रहे हैं ना सामने, ये मन का काम क्या है अपनी आत्मा में? अच्छा, कितने लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास मेरा मन है ना, पूरे दिन तो वही काम करता, मेरा मन कह रहा ये खाऊं, मेरा मन कह रहा वहां जाऊं, मेरा मन कह रहा हूं इसको ये बताऊं, मेरा मन कह रहा दो सुना दूं। मन कहता है, बुद्धि नहीं। कौन कहता है? मन। तो मन पूरा काम, पूरा जो उसका जो सोचने का जो सारा कंट्रोल है वो किसके पास है? मन के पास। लेकिन मन की एक ब्यूटी है, एक सुंदरता है, ये बालक है। क्या है ये? बालक अबोध होता है, उसे सही गलत अच्छा बुरा उससे कोई लेना देना नहीं, उसे जो भी दिखे वो आने दो। मन को क्या है? जो भी दिखे आने दो, चाहिए ही चाहिए उसे। क्या चाहिए? जो भी दिख रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है, वो सब उसे चाहिए, इसलिए पूरी चेष्टा करता है उस चीज को पाने की। और बुद्धि क्या है? बुद्धि का रोल क्या है आत्मा में? निर्णय करना। क्या करना जी? ध्यान से सुनना, बाद में पता चलेगा कि खेल क्या चल रहा है, मेरा गुनाह क्या है, वो बाद में समझ में आएगा कि सब कुछ होते हुए भी मैं परेशान क्यों हूं, बस ये खेल है यहां पर चल रहा। तो बुद्धि का काम है जज बन करके निर्णय लेना। ध्यान से सुनना माताएं। अच्छा, खाना बना के आई हैं तो या घर जाके खाना बनाना है? नहीं, वो मन में भी चल रहा होगा ना, इधर हमारी बात भी चल रही है, उधर मन में भी कुछ ना कुछ तो पका ही रहे होंगे। कोई बात नहीं है, जिंदगी भर खाना खा लिया, आज अगर मान लो स्किप भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रूट खा लेना। अब ये सोच रहे हैं हम फ्रूट खा लेंगे, लेकिन वो जो घर में उनका क्या करेंगे? उनको भी कन्विंस कर लेना। तो बुद्धि का काम है राजा बनकर के निर्णय लेना। लेमैन लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करता हूं। आपका मन जो है ना पंखे की तरह है। पंखा, उसका काम क्या है? घूमना, है ना, और उसी लिए वो बना हुआ है। और रेगुलेटर है बुद्धि। मन क्या है? पंखा। रेगुलेटर क्या है? बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? कंट्रोल में मन को रखना। जैसे रेगुलेटर का काम क्या है? पंखे को कंट्रोल में रखना। लेकिन 2 मिनट सोच लीजिए, अगर रेगुलेटर खराब हो जाए तो पंखा क्या करेगा? मनमानी। क्या करेगा? इसी तरह जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो मन क्या करता है? क्या करता? जरा जोर से बोलिए। मनमानी करता है ना। आपको पता है ये सही नहीं है, चिल्लाना ठीक बात नहीं, गुस्सा ठीक बात नहीं, शक करना ठीक बात नहीं, किसी को प्रताड़ित करना ठीक बात नहीं, कंपैरिजन करना ठीक बात नहीं। मन कहता है ना कि उसके पास गोल्ड की चेन है, मेरे पास कब आएगी? और वो चेन के चक्कर में घर की सारी चेन, सुख चैन खत्म, क्योंकि मन कह रहा है। तो मन है बालक। अब इसे बालक की तरह कंपेयर करते हैं। बालक को कोई समझ नहीं है, कीड़ा मुंह में, उसके बाद मिट्टी मुंह में, पत्थर मुंह में, बालक है ना, जो दिखा वो अंदर चाहिए उसको। मन बालक। बुद्धि है मम्मी। क्या है जी? मम्मी। मम्मी को सारा पता है कि कीड़ा ठीक नहीं, मिट्टी हेल्थ के लिए ठीक नहीं, इसलिए पत्थर जो है वो भी ठीक नहीं, इसलिए क्या करती? जैसे बच्चा मुंह में मिट्टी डालता है तो मम्मी लंबी सी उंगली उसके मुंह में डाल के यूं खींचती है। किस किस के मुंह से ऐसा आपने खींचते हुए अनुभव किया जी बचपन में? सभी को अनुभव है ये, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जब वो बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होकर के मुंह में गुटखा डालता है, अब मम्मी की औकात है मुंह में उंगली डालने की? मम्मियां बताओ जरा। नहीं ना। पापा है आपके अंदर इतनी हिम्मत कि उसके मुंह में आप उंगली डाल सको? अब क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका है। ठीक जब ये मन मनमानियां करता 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 बड़ा हो गया, अब बुद्धि की कोई बात सुनता। अब समझ में आया खेल कहां से शुरू हो रहा है?
अच्छा, मन क्या चाहता है? सुनना जरा ध्यान से। मन चाहता है डायबिटिक पेशेंट का रसगुल्ला खाऊं। क्या खाऊं? रसगुल्ला खाऊं। मम्मी क्या बोलती है, बुद्धि क्या बोलती है? 350 शुगर है, खाएगा निपट जाएगा। खाता कि नहीं खाता? चुप चुप के खाता है। हमारे सेंटर पे एक बहन जी थी, सॉरी विद ड्यू रिगार्ड्स, तो उनको डायबिटीज थी, मैं मना करता था, तो फ्रिज में मुंह डाल के हल्के से खा लेंगी, कोई देख तो नहीं रहा। क्योंकि कौन कह रहा है? मन कह रहा है। अच्छा, हमारे यहां जो भक्त लोग आते हैं वो कहते हैं प्रसाद तो मीठा खा सकते हैं कि नहीं? देखो कैसे कन्विंस करता है मन, कैसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये तो प्रसाद है, ये तो हम खा ही सकते हैं। मन कहता है सिगरेट पीऊं, बुद्धि कहती है स्मोकिंग इज वेरी इंजurious टू हेल्थ, और झुग्गी में रहने वाला बीड़ी और महल में रहने वाला नेवी कट। तो ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान तो है ना कि अच्छा नहीं है, लेकिन कौन कह रहा है? मन। और रोज करते करते मन इतना बलवान हो चुका है। अब मन कहता है कि ये मेरी कोई बात नहीं सुनते, बनाओ आज सीन। बुद्धि कहती है ऐसा करोगी तो फिर घर की शांति भंग हो जाएगी, और ये जानने के बावजूद भी सीन बनाते हैं, हाँ या ना? क्यों? मन कह रहा है। और ये करते 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 आज बन गया हमारा संस्कार। जो तीसरी चीज आप देख रहे हैं, क्या बन गया हमारा? संस्कार। अब यहां पर खेल शुरू हो गया कि अब हम ना चाहते हुए भी गेम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे ये संस्कार में ढल चुका है। खेलना मतलब किसी के साथ झगड़ा करना, सीन बनाना, छोटी बात को बड़ा बनाना, कंपैरिजन करना, जिद को पकड़ लेना, अपनी बात मनवाना, जो कल हमने पूरे दिन सुना था। अब वो संस्कार में ढल चुका है, और आज मैं अपने ही संस्कारों से खुद दुखी हूं। कारण किसी को भी बना लो। अब सवाल पैदा होता है कि मन की गुलामी से कैसे बचें? गुलाम है ना बुद्धि मन की, वहां चाहिए आपको ताकत। अब यहां से अब हम आते सीधे रोड पे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। अब हमें क्या चाहिए? उस मन की मनमानी से बचने के लिए हमें चाहिए हमारी बुद्धि को ताकत, ताकि बुद्धि के पास जो समझ है, उस समझ के साथ साथ अगर ताकत आ जाए, मन की मजाल नहीं है कि सीन बना सके। अच्छा, कौन सी ताकत चाहिए? मेरे हिसाब से 5 ताकतें चाहिए। कितनी? 5 ताकतें। और मेरा निजी अनुभव कहता है कि जिस इंसान ने इस धरा पर यह हड्डी और मांस का कॉस्ट्यूम धारण किया है, फिर वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्धी है, जैनी है, गरीब है, अमीर है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, पाकिस्तानी है, भारतीय है, मोटा है, पतला है, कैसा भी है, उसे जिंदा रहने के लिए, समाज में परफॉर्म करने के लिए, सुखद जीवन का अनुभव करने के लिए 5 ताकतों की जरूरत है। 5 ताकतों की। और इनमें से अगर एक की भी मात्रा ऊपर नीचे हो जाए तो जिंदगी को यह आसान से मुश्किल बनाने की क्षमता रखता है। ये 5 ताकतें, इनमें इतनी ताकत है कि आपकी आसान जिंदगी को यह मुश्किल बना सकती हैं। 5 ताकतें, और पांचों की पांचों इक्वल प्रोपोर्शन में चाहिए। जैसे विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे एक लिमिट में, जो मेडिकल साइंस ने जो सेट करके रखा, उस लिमिट में हम सब लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और जब जब वो मेंटेन नहीं होता, तब तब शरीर सिम्टम दिखाता है। इसी तरह जब आत्मा के अंदर जो है ये 5 शक्तियां नहीं होती, तो आत्मा सिम्टम दिखाती है। सिम्टम क्या? नाराज होना, गुस्सा करना, जिद करना, बात मनवाना, कंपैरिजन करना। ये सिम्टम है जो बता रहे हैं कि आत्मा आपकी बीमार है। इसीलिए पूछा था कि आत्मा का ब्यूटी पार्लर और हॉस्पिटल संभाजी नगर में कहां है? पता तक नहीं। इसीलिए कहा था कि आपके दुख, आपकी परेशानियां, आपकी समस्याएं बड़ी नहीं हैं, आपकी तैयारी बहुत छोटी है। क्यों? हम सीरियस नहीं हैं लाइफ के प्रति, अपनी कमिटमेंट में भी कमिटेड नहीं हैं। तो जब अपनी कमिटमेंट में कमिटेड नहीं रहेंगे तो लाइफ में चेंज कैसे आएगा? नाउ, ये कौन सी है 5 शक्तियां? दुर्भाग्य यह है, चाहिए 5 की 5, दुर्भाग्य यह है कि एक भी नहीं है पर्याप्त मात्रा में। अब मैं लिस्ट बताता हूं, आप बताना अगर आप में से किसी के पास हो तो। दुर्भाग्य क्या है कि 5 में से 5 की 5 पर्याप्त मात्रा में एक भी नहीं है। पहली है सहन करने की शक्ति। हाथ उठा के दिखाएं जिसके अंदर है। अगर हाथ उठाया तो मैं दूसरा सवाल भी पूछूंगा, वो भी सुनने के लिए तैयार रहना। हाँ जी, किसके पास है सहन करने की शक्ति? मैं सहन कर लेता हूं एनी डैम थिंग,
बीवी को सहन कर लेता हूं, बॉस को सहन कर लेता हूं, पड़ोसी कुछ कर ले सहन कर लेता हूं, हो पाता है? एक ही आदमी है, ताली बजाओ उनके लिए। गुरुदेव इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर ही आ जाओ, कोई बात नहीं। आपकी शादी हुई है? कितने साल हुए? बीवी के साथ कभी झगड़ा हुआ? पूरी तैयारी के साथ आए, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब दो। बीवी साथ में आई है? हाँ, फिर धड़ल्ले से बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, वेरी। मुझे ये बताओ कि कैसे सहन कर लेते हैं आप? क्या ऐसा नुस्खा, कौन सा ऐसा मतलब स्किल यूज करते हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। खुद नहीं कर सकते आप, परमात्मा की शक्ति। बैठ जाइए, धन्यवाद। एक ही आदमी है जिनके पास है सहन करने की शक्ति। बताओ, पूरी क्राउड में किसी के पास है? नहीं है। अब आप हाथ तब उठाएंगे जब आपने कभी सीन न बनाया हो। दूसरी है समाने की शक्ति। चलो मान लो कभी आपने सहन तो कर लिया बात को, लेकिन आज तक समा नहीं पाए, आज भी याद है। और जब जब मौका मिले, कोई ऐसा मतलब पुराना मित्र मिल जाए, तो वॉमिट करने में ज्यादा देर नहीं लगती है, और एज इट इज है। एक माता जी मेरे पास आई, मुझे कहते हैं बेटा मुझे भूलने की आदत है। मैंने कहा आपके पति का नाम बताइए, तो उन्होंने नाम बताया। शादी कब हुई थी? तो बोले यार तब हुई थी। बच्चे कितने? तो इतने। तो फिर भूलते क्या हो आप? आप वही चीजें भूलते हैं जिन्हें आप कभी याद नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल बताऊं, 6ठी क्लास में आपके टीचर ने आपको जो थप्पड़ मारा था, उस टीचर का नाम बताइए और कारण क्या था वो भी बताइए। याद नहीं है आज तक आपको, लेकिन आपकी सास ने या आपकी बहू ने या आपके वाइफ ने कभी 10 साल पहले कोई एक शब्द बोला होगा, आज भी आपको याद है, क्योंकि आपने वो याद रखने की ठान ली थी। और ये भी कहा था जिंदगी भर तुम्हें इस बात के लिए माफ। जिंदगी बने आसान, कैसे बने आसान? तो समाने की भी शक्ति चाहिए। हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि कैसे आएंगी। तीसरी है परखने की शक्ति, है ना? और परखने की शक्ति में हमारी माताएं बोलती हैं बच्चों की वजह से टिकी उन्हें तो कब की निकल जाती है। ये परखने की शक्ति है। भाई लोग बोलते तेरे साथ जिंदगी खराब कर डाली, ये परखने की शक्ति है। अच्छा, जिसको कहता था कभी कि तेरे बिना रह नहीं सकता हूं, आज बोलता हूं तेरे साथ ही नहीं रह सकता हूं। आलम देखो आप। सो वेयर इज द डिफरेंस? व्हाट चेंज्ड? क्या बदला, क्या परिवर्तन हुआ जीवन में? तो जब परख नहीं पा रहे, तो निर्णय नहीं ले पा रहे कि इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है कि डिसकंटिन्यू करना है, कहां पर रुकना, कहां ब्रेक लगानी, समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग टोटली फ्रीज हो चुका है ऑन द मर्सी ऑफ इवेंट। अब जो घटना जीवन में घट रही है, अब एक साहब से मैं यहां आने से पहले मिले, मुझे कहते हैं वाइफ अलग मकान में रहती है, मैं अलग मकान में रहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। मैंने कहा कब तक करोगे? बोले जब तक हो सके तब तक तो कर लेंगे। क्या ये फिलॉसफी काम करेगी? और दोनों की दूसरी मैरिज है ये, दिस इज द सेकंड मैरिज फ्रॉम बोथ द साइड्स। आप घर बदलो, मोहल्ला बदलो, गाड़ी बदलो, कुछ भी बदलो, जब तक आदत नहीं बदलोगे ना, तो हालात बदलने वाले। तो हमारी आदत ही एक ऐसी चीज है जो हमारा शेडो है, साया है, जहां जाएंगे हमारा पीछा करेगा। चौथी ताकत जो है निर्णय करने की शक्ति, और पांचवी जो ताकत जो हमें चाहिए वो है फेस करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। अच्छा, मैं शुरुआत करूंगा सामना करने की शक्ति से, ठीक है? फिर मैं वापस आ जाऊंगा। पहली मेरी थी सहन करने की, मैं इसको बाद में लेता हूं। सामना करने की शक्ति। पहला सवाल पूछ सकता हूं? आपसे इजाजत चाहूंगा, पूछ सकता हूं? सामना तो हम घर वालों का बढ़िया से कर रहे हैं, पूरा डट के कर रहे हैं, वो सामना करने की शक्ति नहीं है। सामना करने की शक्ति माना जीवन में कोई विकट परिस्थिति आ जाए, बहुत बड़ा फेल्यूर आ जाए, कोई सेटबैक आ जाए, जॉब चली जाए, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आ जाए, उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है। एक रॉन्ग लाइफ पार्टनर लाइफ में आ जाए, ऐसा तो कोई रॉन्ग राइट नहीं होता है, मान लो दो मिनट के लिए कि एक रॉन्ग लाइफ पार्टनर लाइफ में आ गया, बाय मिस्टेक आ गया, बाय डिफॉल्ट आ गया। अब इस परिस्थिति का सामना करने की हमें शक्ति चाहिए। तो सवाल पूछूं, जिंदगी जो है इतनी अनसर्टन है, इतनी अनफेयर है, इतनी क्रूअल है कि न जाने कब आपके जीवन में कौन सा ऐसा पत्थर मारेगी कि आपको तोड़ के रख देगी।
यकीन मानो अगर तैयारी नहीं तो बिखेर देगी आपको। दुर्भाग्य यह है कि कोई तैयारी करता नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं जब परिस्थिति आएगी, जब बारिश आएगी तब हम छाता खरीदने जाएंगे। तैयारी नहीं कर पाते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने यहां आने से 1.5 महीने पहले एक्सपीरियंस की। आप शूटिंग कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, तो मैं नाम नहीं लूंगा। एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर आए मेरे पास कोर्स के लिए। थोड़ा उनकी काउंसलिंग हुई, हस्बैंड वाइफ का जो है डिस्प्यूट चल रहा था, तो 2 दिन की उनकी 3 दिन की काउंसलिंग हुई, फिर उसके बाद उनका राज्य कोर्स स्टार्ट हुआ। कोर्स में एक दिन ऐसा आता जहां हम इन पावर्स की बात करते हैं, तो उन पावर्स में पावर टू फेस का एक सब्जेक्ट आया। तो मैंने, पटेल है उनका नाम, कोई एक्स पटेल है, तो मैंने उनको पूछा, पटेल साहब जिंदगी बहुत जालिम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, कहीं से भी आपके ऊपर ऐसी गेंद फेंकेगी कि सोचने समझने का आपको मौका तक नहीं देगी। तो क्या जिंदगी में ऐसी तैयारी की है कि कोई भी गेंद आ जाए सामना कर सकते हैं? हल्के से मुस्कुरा के बात को टाल दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा इस बात का। मैंने जितने भी कैंसर पेशेंट देखे, एक कॉमन क्वेश्चन, मालूम क्या? हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में इस तरह की बीमारी आएगी, इसलिए हम मानसिक रूप से तैयार। आप तैयार हैं, आप तैयार नहीं हैं, आने वाली परिस्थिति कभी भी आपको टेलीग्राम देकर, मैसेज देकर या डोर नॉक करके आपकी लाइफ में नहीं आएगी। ऑल ऑफ द सडन व्हेन यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड, आप तैयार तक नहीं है, तोड़ के रख देगी, बिखेर के रख देगी। दिमाग टोटल फ्रीज हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा करना क्या है, कहां जाऊं, क्या करूं, किसको सुनाऊं, किसको बताऊं। खैर, अगले दिन नहीं आए, तो मुझे लगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, शायद गांधीनगर मीटिंग में गए होंगे इसलिए नहीं आए, तो मैंने कॉल नहीं किया। फिर तीसरे दिन भी नहीं आए, तो मुझे लगा कि शायद मीटिंग में रुक गए होंगे इसलिए नहीं आए, तो मैंने तीसरे दिन भी फोन नहीं किया। फिर चौथे दिन नहीं आए, तो आई वाज सरप्राइज कि हाउ कम, कि इतने इंटरेस्ट से आ रहे थे, एवरीथिंग वाज गोइंग अलोंग। तो चौथे दिन मैंने फोन लगाया, मैंने कहा पटेल साहब क्या हुआ कि आप आ नहीं रहे? बोले क्या आऊं, जिंदगी नर्क बन चुकी है। आई सेड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? बोले कोतवाल जी, जैसे आपसे मिलने के बाद, आपसे सेशन लेने के बाद घर आया, लिविंग रूम में टीवी देख रहा था, अचानक किचन से एक आवाज आई, दौड़ के गया तो देखा पत्नी जमीन पे गिरी पड़ी है। कुछ समझ में नहीं आया, 101 को फोन लगाया, एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल लेके गया। अगले दिन टेस्ट हुए तो पता चला फुल बॉडी पैरालिसिस अटैक। 1 मिनट देना। एक झटके में जिंदगी ने पूरा खेल पलट दिया, कभी सोचा नहीं था। यंग कपल, 2 किड्स, स्मॉल किड्स, वाइफ को फुल बॉडी पैरालिसिस अटैक, झटके में पूरी जिंदगी तबाह। डॉक्टर ने कहा कभी चल नहीं पाएगी। 1 दिन पहले, खाली 1 दिन पहले पूछा था कि अगर जिंदगी में कोई झटका लगे, आर यू रेडी? आज वो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी है, चलती भी है, घर के सारे काम भी करती हैं, और कभी कभी टाइम मिलता तो सेंटर भी आती हैं। तो ये तो मैं जस्ट आपको एक कहानी के रूप में सुनाने की कोशिश कर रहा था कि जिंदगी इतनी अनसर्टन है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो बिखेर के रख देगी। अब दूसरा सवाल, इजाजत है, हाँ या ना? इजाजत है तो पूछो। देखो, आप हाँ कहेंगे तो मुझे पता चलेगा आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं कि नहीं। अच्छा, मान लीजिए मैं पाकिस्तान का बैट्समैन हूं, पिच पे बैठा हूं बैट लेकर के, आप हैं इंडियन बॉलर। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जो भी जवाब दो, यकीन मानो आपके ऊपर भी उतना ही लागू पड़ने वाला, इसलिए सोच के जवाब देना जो भी जवाब दोगे। ठीक है, सोच के जवाब देंगे जी पीछे, हाँ या ना? सोच के जवाब देना। तो मान लो आप जो पहली गेंद मेरे पे फेंकेंगे, तो ये सोच के फेंकेंगे कि हमारा छोटा भाई है तो बढ़िया वाली दें और ये छक्का लगा ले, या फिर ऐसी गेंद फेंकेंगे कि पहली गेंद पे इसको निपटाना है हमको। कैसे फेंकेंगे जी? कैसी वाली फेंकेंगे? पहली वाली पे मैं निपटा दूं। मान लीजिए मैं नहीं निपटा, तो मुझे आप गिव अप कर देंगे या फिर अगली बॉल फेंकेंगे? अगली बॉल फेंकेंगे। पहली वाली जैसी है उससे बेहतर, उससे बेहतर, ताकि मैं निपट जाऊं। मान लीजिए मैं दूसरी पे भी नहीं निपटा, तो फिर गिव अप करेंगे या तीसरी फेंकेंगे?
तो तीसरी वाली वो 2 वाली जैसी है, उससे बेहतर। और ये काम आप कब तक करेंगे? जब तक, जोर से बोलो, जब तक मैं, तो जिंदगी भी आपके साथ यही करने वाली है। ऐसी ऐसी गेंदें फेंकेगी, ऐसी ऐसी गेंदें। और पता कब तक? जब तक, अब अपने लिए बोलो अब मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। क्या क्या गेंद फेंकेगी? बीवी सताएगी, सास दुख देगी, बहू आपकी जिंदगी हराम कर देगी, पत्नी ऐसी डिमांडिंग होगी, बच्चे बात नहीं सुनेंगे, हेल्थ में कोई ऐसा रोग आ जाएगा, नौकरी जा सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है। ये बॉलें एक गई नहीं तो दूसरी आएगी, दूसरी निपटाई नहीं तो तीसरी आएगी। और कब तक आएगी? जब तक आपको पिच से आउट। लेकिन एक बात बताऊं, अगर तैयारी सचिन तेंदुलकर जैसी हो तो फिर कोई भी आ जाए। क्या? अगर तैयारी सचिन तेंदुलकर जैसी हो, पावर टू फेस का मतलब क्या है? तैयारी। अगर तैयारी सचिन जैसी हो तो फिर कोई भी बॉलर आए, इससे कोई फर्क पड़ता। लेकिन हमारा पता आलम क्या है? हम आगे पिच पे डायरेक्ट बैट लेके, तैयारी व्यारी जीरो, अब लग रही है बॉलें, फिर कहते मेरी किस्मत खराब है। भाई तेरी किस्मत नहीं, तेरी आदत खराब है। बात समझ आ रही है यहां तक? तो वी नीड टू प्रिपेयर ओवर सेल्फ फॉर द एनी सॉर्ट ऑफ कंटीजेंसी। कोई भी लाइफ में ऐसी घटना बने, उसके लिए पहले से तैयारी। किस तरह की तैयारी? मेंटल प्रिपेयरनेस। आप हमारे सेंटर पे आए थे, 2 पेशेंट हैं कैंसर के, एक 7 साल से कैंसर पेशेंट है और दूसरा जो है 3.5-4 साल, उसको भी हो गए हैं। जो 7 साल वाला है वो सुबह 150 रोटी बेलता है, दोपहर को 200 रोटी बेलता है और शाम को 200 रोटी बेलता है। और हमारा अगर ऐसा कोई हो तो वो तो खटिया पकड़ लेगा। इसका मतलब क्या है? इट्स अ मेंटल प्रिपेयर्डनेस ना। और यहां मैंने ऐसे केस देखे, एक लेडी को जुकाम है, उसको फ्रिक्वेंटली जुकाम लगता है। वो मुझे बोलती है कि भाई साहब मेरे को कहीं कैंसर तो नहीं हो गया? मैंने कहा माता जी इतनी विकराल सोच ये कहां से डेवलप कर ली है? सोचो, इतनी सोच, इतनी दूर तक इंसान चला जाता है। इसलिए कहा था कि आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं, आपकी तैयारी बहुत छोटी है। कब करेंगे जी? जब मुंह तोड़ेंगे बॉल से, आंख फोड़ेंगे, कान तोड़ेंगे, घुटने छिलेंगे, तब। इतना टूटा हूं कि अपने हिस्से में कुछ बचा नहीं, मेरा जुर्म क्या है ये मुझे आज तक नहीं, अब पता चल गया ना ये जुर्म है कि तैयारी हम करते नहीं। तो ये हो गई पावर टू फेस। अब सवाल पैदा होता है कि पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। देखो, जब तक रिश्तों में आपके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं ना, आप उन रिश्तों को जोड़ तो लेंगे लेकिन निभा नहीं पाएंगे। निभाने के लिए हमारे पास सहन करने की शक्ति चाहिए। सवाल नंबर 2, सहन करना ताकत है या कमजोरी? कितने लोग हैं जो कहते हैं ताकत है? हाथ उठाइए। अच्छा, मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि सहन करना ताकत है। जिन्होंने हाथ उठाया था एक बार फिर हाथ उठाइए और हाथ उठा हुआ रखना। 1 ही मिनट से 30 सेकंड से ज्यादा लोग अभी घट गए, बोलते अभी सोचते होंगे अब कुछ और पूछने वाले हैं। हाँ नहीं, ज्यादा थे, और उठाओ ऑनेस्टली प्लीज, डोंट शाई, डोंट हाइड, ठीक है, ऑनेस्टली। अच्छा, जो कहते हैं ताकत है, आप मुझे बताइए कि आप सहन कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं तो हाथ ऊपर रखिए, नहीं तो नीचे कर दीजिए। अब पीछे मुड़ करके देखिए हाथ कितने खड़े हैं। बहुत कम लोगों के हाथ अब खड़े हैं। सहन करना ताकत है पर मुझ में नहीं, और धड़ल्ले से हाथ उठा लिया कि सहन करना पर मुझ में। अच्छा, सहन करना ताकत है या कमजोरी है, यह डिसाइड करता है कि आप उसका उपयोग कहां, कब, कैसे और किस हालात में करते हैं। सहन करना यह नहीं है कि कोई भी आए और आपको लपेट के चला जाए। इसको सहन करने की शक्ति नहीं कहते हैं, इसे मजबूरी कहा जाता है। सहन करने की शक्ति क्या होती है कि एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप मैं सीन नहीं बनाऊंगा। क्या? एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप मैं सीन नहीं बनाऊंगा। दिस इज व्हाट टॉलरेंस इज। बच्चों की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए मैं सहन करता हूं। यह पावर है।
दूसरा सवाल, आम के पेड़ को पत्थर मारो तो क्या देता जी? पीछे वाले आम देता है, अगली बार मारो तो क्या देता है? फिर आम देगा, अगले साल सेम सीजन में पत्थर मारो क्या देगा? आम देगा, और 10 साल के बाद फिर पत्थर मारो क्या देगा? क्या देगा? आम ही देगा ना। और अगर आपको यहां से निकलते निकलते बाहर किसी ने धक्का दे दिया तो आप क्या देंगे? हाँ जी, अब वही देखो, जिन्होंने हाथ उठाया तो वही बोलते मार ही डालेंगे। हाथ दे सर, थोड़ा ध्यान तो दीजिए, आप बोल कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा सॉरी बोल देंगे, आई एम वेरी सॉरी, अच्छा ठीक है, मिस इंटरप्रेट हो गया। पर यह कहना बड़ा आसान है, लेकिन सीन तो बनते हैं, देखे हैं ना आपने। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो जड़ है, उसमें विवेक नहीं है, फिर भी उसके अंदर जो है माफ करने की कला है। और विटंबना देखिए, लगाया आपने है, आपके लगाए हुए आम के पेड़ में इतनी सहनशीलता है और हम में रत्ती भर नहीं। हमारा बनाया हुआ कंप्यूटर हमारे हिसाब से चलता है, लेकिन हम खुद के हिसाब से कभी कभी नहीं चल पाते। हाँ या ना? सोचने जैसी बात है ना, कि हमने जिनको पैदा किया वो फिर भी हमारे हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हम उनके हिसाब से या खुद के हिसाब से चल नहीं पा रहे हैं। पीछे तक मेरी आवाज सबको आ रही है? चेहरा दिखाई दे रहा है? नहीं तो आप यहां भी बीच बीच में देख सकते हैं, जैसे मैं स्लाइड चेंज करूंगा तो आप यहां ले आना। तो आम के पेड़ में आखिर ऐसा क्या है जो अगर रिश्तों में हमारे पास भी आ जाए तो फिर हमारे रिश्ते दूसरों के साथ जो हैं बहुत बेहतर हो सकते हैं। आम के पेड़ के पास है दो ताकतें, ईश्वर की ताकतें मेरे पास हैं। कौन सी ताकत? सुन लो अब ध्यान से। आम के पेड़ के पास दो चीजें हैं। पहली, पर्पस ऑफ बीइंग, मतलब कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है, ये क्लैरिटी उसको है। जैसे ये लाइट यहां क्यों है? प्रकाश देने के लिए। ये माइक क्यों है? आवाज देने के लिए। ये कैमरा किस लिए है? बोलिए। रिकॉर्डिंग के लिए। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो किस लिए है? और जो कुर्सी पे बैठा है वो यहां इस दुनिया में किस लिए है? देखो कुछ भी पता नहीं है। बोले कुर्सी किस लिए वो पता है, कुर्सी पे बैठे वाले को ये नहीं पता कि मैं इस दुनिया में क्यों। बोले बाय डिफॉल्ट आ गया हूं। तो पर्पस की क्लैरिटी नहीं है हमारी लाइफ में, इसलिए वी ऑल आर कंफ्यूज्ड कैरेक्टर्स। तो कंफ्यूजन में ही सारी जिंदगी हमारी गुजर रही है। दूसरी चीज उस आम के पेड़ के अंदर यह है कि उसको पता है कि ये आम मेरे नहीं है, और पत्थर खाने पे, मिट्टी से लेकर पत्थर खाने पे लोगों को देने हैं, इसीलिए मैं इस दुनिया में आया हूं। और जिस मिट्टी से वो पैदा हुआ है उससे जुड़ा हुआ है। जेसीबी लाके उखाड़ के साइड पे रखो, अब मारो पत्थर, अब देगा आम, क्योंकि जो स्रोत था आम का उससे उखड़ गया। बस ये दो चीजें आपको जीवन में करनी है। पहली चीज, अपने जीवन का उद्देश्य हमें मालूम होना चाहिए कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। राजस्थान में अगर आप कभी जाइए, कोई लोग यहां राजस्थान के होंगे, वहां जब आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो सरकार ने उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पे ऊपर लिखा है कि ये प्रॉपर्टी सरकार की है, आप केवल उपभोक्ता हैं। ओनर सरकार है, आप केवल कौन है? यूजर। लेकिन हमारा क्या आलम है? भोगते 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 उपभोक्ता, भोगते भोगते मालिक बन गया। अभी 1 इंच कोई लेके दिखाए। जबकि आम का पेड़ क्या कहता है? ये आम मेरे नहीं है, मिट्टी से लिए और दिए। हमारा आलम क्या? मेरा तो मेरा। देखो सारा ज्ञान है, मैंने बोला ना ज्ञान तो सबके पास है, तो इसलिए हम दुखी हैं। अब देखो, आम के पेड़ की तरह आपने भी करना है। पहला, जीवन में होने का उद्देश्य। इसीलिए पूछा था आपको जीवन में खुश रहने के लिए क्या चाहिए। यह है उद्देश्य कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूं तो मुझे जीवन में क्या चाहिए। मैं कहता हूं एक छोटा सा घर हो, एक छोटी सी गाड़ी हो, एक छोटी सी नौकरी हो, एक बढ़िया सी बीवी जीवन में हो या पति हो, और 2 बच्चे हो। इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा कुछ चाहिए कि एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए? आज एक साहब, एक कपल थे मेरे पास, आए थे काउंसलिंग के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप चाहते क्या है, पहले ये तो बताओ मुझे। आप तो खुद को क्लैरिटी नहीं है, व्हाट यू नीड। नहीं, आपको अपने बच्चे को आइंस्टाइन बनाना क्या? आपका बच्चा क्या बनेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो भी बनेगा, जीवन कैसा जिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है कि आपको पैसा चाहिए या सुख चाहिए? जवाब दीजिए। आप कहते हैं आपको सुख चाहिए,
लेकिन मैं कहता हूं 50,000 करोड़ वो चाहिए या सुख चाहिए? अब आप कहेंगे करोड़ दे दीजिए, सुख हम खरीद लेंगे। ठीक है। आप देखिए ना, जब चॉइस आती है लाइफ में तो तब हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो पहला है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि मुझे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए। बस इतना छोटा सा सवाल, इसका जवाब कि रात को मैं जब घर आऊं तो मेरा मन करे घर आने का, ऐसा ना हो कि आज फिर घर जाना। आपकी हंसी ही आपका दुख बयां कर रही है। कभी ये ना दिल में सोच आए कि ये रिश्ता ऐसे फिर कैसे चलेगा लंबा, इस हालत में ये रिश्ता कैसे लंबा चल पाएगा, जैसे अभी हम चलाने घसीट रहे हैं इस रिश्ते को, क्या ये चाहिए जीवन? दूसरी बात, आम का पेड़ जैसे मिट्टी से जुड़ा है। आपकी मिट्टी मालूम कौन है? ईश्वर आपकी मिट्टी है, आप उससे उखड़ चुके हैं, इसलिए सहनशीलता के आम आपके जीवन में नहीं है और आएंगे भी नहीं जब तक जुड़ेंगे नहीं। ये है वो, इसलिए शुरुआत से कह रहे बिना मेडिटेशन के वो पावर आने वाली नहीं है। जुड़ना आपकी मजबूरी है, देयर इज नो चॉइस। या तो जुड़िए या फिर जो चल रहा है चलने दीजिए। ओम शांति। जुड़ना पड़ेगा। रोज आधा घंटा सुबह सुबह उठते ही आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, हाँ या ना? तो जब वो बिना चार्जिंग के वो परफॉर्म नहीं कर सकता, आप भी बिना चार्जिंग के कैसे अच्छे परफॉर्म कर लेंगे? हो सकता है क्या? उस चार्जिंग प्रोसेस को ही स्पिरिचुअल लैंग्वेज में मेडिटेशन कहा जाता है, एज सिंपल एज एनीथिंग। ठीक है। तो पहली चीज, रिश्तों में सुख प्राप्त करने के लिए सहन करने की शक्ति होनी बहुत जरूरी है। अब रिश्तों का सुख लेने के लिए 3 चीजें हमेशा याद रखें। जीवन को अगर आपको सुखी बनाना है तो कुछ जगह पर कई बार आपको सब्र करना पड़ेगा, कहीं कहीं पर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और कभी कभी बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ेगा। सब्र, बर्दाश्त और कुछ नजरअंदाज। अगर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है तो ना सब्र होगा, ना बर्दाश्त होगा और ना ही आपसे नजरअंदाज होगा। आपको लगेगा टूटेंगे तोड़ेंगे, लेकिन ठीक करके जरूर रहेंगे। अच्छा, आप में से कितने हैं जो इस आलम से ठीक कर चुके हैं किसी को आज तक? नहीं हो सकता है, रॉन्ग, बिल्कुल गलत तरीका है ये। दूसरी शक्ति जो जीवन जीने के लिए इंसान को चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, वो है समाने की शक्ति। ये सबसे ज्यादा जरूरी। आज दुखों का कारण, बीमारियों का कारण, हमारे अंदर जो दुख दर्द हमने भरे रखे हुए हैं, आज भी कसम से 1.5 पौना 2 घंटा वो लोग मेरे साथ दोपहर को रहे, मैं बस यूं ही उनको देखता रहा। वो जो जिंदगी जी रहे हैं, कई सारे लोगों की वो जिंदगी सपना है, और वो दोनों जब कुछ बयां कर रहे थे एक दूसरे के बारे में, मैं देखते देखते बिल्कुल स्तब्ध हो गया कि पक्का भगवान से एग्रीमेंट किया कि हम दुखी ही रहेंगे। पक्का परमानेंट एग्रीमेंट है ये। यही चीज हम देखते हैं काउंसलिंग में। दुख पता किस बात का है? झुग्गी झोंकड़ी वालों को कभी मैंने आज तक काउंसलिंग नहीं किया, खाते पीते। जब आपके पास खाने पीने रहने की स्ट्रगल थी तब आपके झगड़े नहीं थे। जब ये सारी प्राप्त हो गए, दूसरा काम नहीं, इसलिए झगड़ रहे। अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या अकोमोडेट? दूसरे के स्वभाव, दूसरे के संस्कार को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। आज मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं बढ़िया वाला, देखना कैसे आप स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, करें? तैयार है सभी लोग? डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, फिजिशियन स्पेशलिस्ट, टर्न्ड इंटू मोटिवेशनल स्पीकर, अपनी किताब में लिखते हैं, प्रेरणा का झरना उस किताब का नाम है, पढ़िएगा जरूर आप। उस किताब में डॉक्टर साहब जो है एक बात बताते हैं जो मैं आपसे आज प्रैक्टिकली करवाऊंगा। समाने की बात चल रही है ना, दूसरों के स्वभाव संस्कारों को, उनकी छोटी मोटी कमी कमजोरियों को समा नहीं पा रहे हैं हम, दर्द है अंदर, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको 100 साल सुखद दे, ईश्वर आपको 100 साल की उम्र दे और वो सुखद उम्र हो आपकी। लेकिन अगर मान लीजिए कि डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपके पास केवल
अगले 24 घंटे बाकी हैं, 24 घंटे के बाद आप इस दुनिया से विदाई लेने वाले हैं, फिक्स है। एक कार्डलेस माइक जरा तैयार रखना, आप कार्डलेस माइक। आपके पास मात्र 24 घंटे हैं और 24 घंटे के बाद आप इस दुनिया से विदाई लेने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि 3 लोगों से इन अंतिम समय में आप क्या कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो मैं एक एक रिश्ता आपके सामने रखूंगा। मैं पहले आपकी पत्नी, और पत्नी है तो पति, क्या आप उनसे उस आखिरी लम्हे में क्या कहना चाहेंगे। फिर दूसरा, मैं आपका बच्चा, जो आपके बच्चे हैं, उनसे उन आखिरी 24 घंटों में आप क्या कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे, और आपके माता पिता। ठीक है, ये 3 रिलेशनशिप ही हमारी लाइफ में है ना। तो इन तीनों रिश्तों से जैसे जैसे मैं आपको कमांड दूं वैसे वैसे आपने मुझे फॉलो करना है, और जिसकी कमांड दूं उसी का चेहरा सामने लाना है, और यह महसूस करना इस हॉल में बिल्कुल मैं अकेला हूं, पिन ड्रॉप साइलेंस है, और मैं उस व्यक्ति से इन आखिरी क्षणों में बात कर रहा हूं। क्या बात करनी है आपने, वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। तो जैसे मैं आपको बोलूं वैसे आपने स्टार्ट करना है। आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और महसूस करें कि इस हॉल में मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, एकदम अलर्ट होकर के बैठे, एकदम स्ट्रेट अलर्ट। एक छोटा सा म्यूजिक स्टार्ट करेंगे, एकदम अलर्ट, आंखें बंद प्लीज, सभी लोग एकदम सीरियसली, एकदम अंतर मन में झांकते हुए सबसे पहले अपने जीवन साथी का चित्र सामने लाएं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। पीछे मुड़ के देखिए कितने लोगों के आंखों में आंसू हैं। समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया ना? कहा पति को बहुत दुख दिए, जा खुशी मनाने जा रही हूं, ऐसा तो नहीं बोला ना? समझ में आया ना कि रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्यों राई का पहाड़ बनाना है? क्योंकि समाने की ताकत नहीं है। उनकी छोटी छोटी आदतें, जिन मां बाप ने जन्म दिया, क्या कभी एक बार दिल से उनको आवाज से, मुंह से कहा कि इस जन्म में तुम्हारे आभारी हैं हम? या ये कहा कि ढंग से पढ़ाया नहीं, जा रहा हूं अब? ऐसा किसी ने कहा? नहीं ना। अगर अपने संस्कारों को बदलना, सोच को बदलना, व्यवहार को बदलना, तो एक चीज याद रखना, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मेरी कब है वो मैं नहीं जानता, बस इतना अगर मुझे याद रहे कि कभी भी ये जीवन अंत हो सकता है, इतनी मारामारी करने की जरूरत। आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि हमारे बच्चे जो हैं जैसे हैं, मेरी पत्नी जो है जैसी है, मेरा पति जो जैसा है मेरा है, मुझे स्वीकार है, और उसी के साथ में एक अच्छा बेहतर जीवन जीऊंगा और जीऊंगी। इस जहां में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ताश में कभी भी पत्ते हमारी मर्जी के नहीं मिलते, जो मिले हैं उसी से खेलना है, ना केवल खेलना है बल्कि जीत के भी दिखाना है, जीत के दिखाना है, ताकि आप अपनी औलाद के लिए रोल मॉडल बनो। कि बच्चा कहे कि मैं मम्मी की तरह बनूंगा, मैं पापा की तरह बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे रोल मॉडल है, पर हम तो गोल मॉडल है। सब कुछ किया लेकिन किसी को खुश नहीं कर पाए। क्यों? कि उनकी कमियों को समा नहीं पाए ना, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना, आप उनको दबे दे यार। ना बच्चे मां बाप को कर पा रहे हैं, ना मां बाप बच्चों को, ना लाइफ पार्टनर एक दूसरे को, ना आसपास के लोगों को, ना रिश्तेदारों को। इस दुनिया में किसी को नहीं मिलता मुकम्मल जहां। समाना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, बड़ा कलेजा चाहिए उसके लिए। भूलने की हमारे अंदर गुण होना चाहिए, और जब तक वो भूलने का गुण नहीं है, कईयों की आदत होती है जख्म को कुरेदने की, हर बार खून निकालना, आनंद आता है, खुद भी दुखी रहेंगे और दूसरे को भी दुख देते रहेंगे, क्या न जाने क्या मजा आता है उस बात में। तीसरी चीज है परखने की शक्ति। सवाल पूछूं? लोग
अपने दर्दों को जरा सामने रखना, जो दुख दर्द मिले हैं 2 मिनट के लिए उनको सामने रखना और जवाब देना कि लोग हमें ठगते हैं, सरल भाषा में लोग हमें धोखा देते हैं या हम धोखा खाते हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो ये मानते कि हम धोखा खाते, वो हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये मानते कि वो देते हैं इसलिए हम खाते हैं, वो हाथ उठाइए। अच्छा, कितने हैं जो कहते हैं कि वही देते हैं इसीलिए हम लेते हैं? अच्छा, ना पहली कैटेगरी में हाथ उठाया कईयों ने, ना सेकंड कैटेगरी में। इसका मतलब आप कौन सी कैटेगरी वाले हैं? नहीं, मुझे समझ में आए, आपकी कैटेगरी खुद ही बता दीजिए फिर। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि लोग हम धोखा नहीं देते, हम धोखा खाते हैं? एक बार फिर से अपना हाथ उठाइए। अच्छा, आपने जो कहा यही सत्य है कि हम धोखा खाते हैं, यही ब्रह्म सत्य है, लेकिन आपने झूठ कहा है। क्यों? जब धोखा खाते हैं तो सामने वाले को कहते हैं कि तूने मुझे धोखा दिया है। जब परिस्थिति आई तब क्या कहा? अभी पूछा तो बोला हम खाते हैं। जब परिस्थिति आई तो सामने वाले को क्या कहते हैं? भाई लोग खास करके बोलते हैं तूने और तेरी मां ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब जो माताएं मुस्कुरा रही हैं उन्होंने ये महावाक्य सुना होगा, इसलिए कह रही हैं, सो मुस्कुरा रही होंगी। सवाल ये पैदा होता है कि सच में लोग हमें धोखा देते हैं या हम धोखा खाते हैं? मैं बताता हूं, हम इमोशनल, सॉरी विद ड्यू रिगार्ड्स, इमोशनल फूल्स हैं, मूर्ख बन जाते हैं इमोशंस के सामने कभी कभी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। भाई यही रियलिटी है। इमोशंस का फ्लो इतना हाई हो जाता है कि हम उसको अकोमोडेट ही नहीं कर पाते हैं, और उस इमोशन के फ्लो में हम बिल्कुल बोलते ना, आप जैसे आप कल बता रहे थे, आई गॉट कैरिड अवे, उसके साथ ही हम बहने लग जाते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, फिर आप मुझे बताना कि लोग हमें धोखा देते हैं या हम खाते हैं, या कभी कभी वो देते हैं कभी कभी हम खाते हैं। इससे क्या होगा? अब आज के बाद आप अपने लाइफ पार्टनर को, वो लाइफ पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका फैमिली पार्टनर लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका सोशल लाइफ पार्टनर हो सकता है, ठीक है? आप उसको ये नहीं कह पाएंगे कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो मेरे पास एक गोल्ड रिंग थी, मैं दुबई से लाया था। सर व्हाट इज योर गुड नेम? सॉरी, यादव साहब, ठीक है, जादव, ओके। तो जादव साहब को मैंने ऐसा कहा कि जादव साहब 25,000 की ये रिंग है, मैं दुबई से लाया हूं और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो आप एक काम कीजिए, मुझे मात्र 15,000 रुपए दे। देखो इमोशन कैसे हमको, इमोशन कितने डिसेप्टिव, कैसे डिसीव करते, कैसे धोखा देते हैं हमको। तो जादव साहब को मैंने कहा कि 25,000 की रिंग है, आप मुझे 15,000 दे दीजिए और रख लीजिए। अब इनको धोखा लगने के देखो 2 कारण है यहां। पहला कारण कि व्हाइट कपड़े वाला, झूठ तो कभी, है ना? दूसरा, दुबई से लाए हैं, 24 कैरेट से नीचे गोल्ड मिलता नहीं है। तीसरा इमोशन, 15,000 का सीधा सीधा, 10,000 का सीधा सीधा फायदा। इसलिए सोचा नहीं, समझा नहीं, और केवल 15,000 निकाल के कोतवाल जी को दे दिए। थोड़े दिन तो पहन ली उंगली में, फिर 2-4-6 महीने के बाद लगा, अरे छोड़ो अभी पुरानी हो गई, कपबोर्ड में रख दी। 15 साल के बाद जादव साहब का बेटा जो है नीट का एग्जाम पास किया है और उसको एडमिशन के लिए 1 लाख रुपए की थोड़ी कमी पड़ रही है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ये जो रिंग है, इस रिंग को जो है मार्केट में जाके सेल कर लेता हूं। पीछे हमारे अजय भाई बैठे हैं, वो गोल्ड स्मिथ हैं, सोनी है वो, उनका खुद का अपना शोरूम है, ठीक है? तो जादव साहब जो है वो अजय भाई के यहां जाते हैं और उनको कहते हैं कि इस रिंग का वेट कर लीजिए और बताइए कितने पैसे मिलेंगे। तो अजय भाई बोलते हैं एक बार दिखाइए तो सही। तो जैसे जादव साहब ने अजय भाई को वो रिंग दे, और अजय भाई ने न जाने ड्रॉवर से क्या निकाला और उस पर यूं 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 करके रगड़ के फिर यूं यूं देख करके यूं फेंक दी और कहा 5 रुपए नहीं दूंगा, डुप्लीकेट है। तो पहला महावाक्य जादव साहब जी के मुंह से कौन सा निकलेगा?
हाँ, पहले पता क्या बोल रहे थे, हम धोखा खाते, अभी बोलते कोतवाल जी ने धोखा दे दिया। इसने कहा था, आपने जो कहा वो परम सत्य है, लेकिन आप झूठे हैं क्योंकि मानते। चलो अब एक टेस्ट कर लेते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया या आपने धोखा कहा, इसी सीन से। ठीक है जी। और अगर ये टेस्ट क्लियर हो गया तो फिर आज के बाद वो कभी नहीं करेंगे जो मैं आपको मना करूंगा आज। अगर मैंने जादव साहब को अगर धोखा दिया तो जादव साहब अजय जी को क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि अजय जी के पास परखने की कसौटी थी जो उनके पास। यही चीज है कि आप जिंदगी में कभी कभी सिचुएशन, लोगों को परख नहीं पाते, कसौटी नहीं है आपके पास, दिव्य बुद्धि नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इसलिए भावनाओं में बहकर पत्नी कह रही है, हस्बैंड कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं मोबाइल चाहिए पापा, दे दिया पापा ने, अब पापा रो रहे हैं। सारे पापा मम्मी आके हमारे यहां रोते हैं, क्यों? इमोशन में बह गए ना। तो धोखा खाया गया है, दिया नहीं गया। क्यों खाया? क्योंकि हम परख नहीं पाए। तो कभी कभी हम रिलेशनशिप को परख नहीं पाते हैं, परिस्थितियों को परख नहीं पाते हैं, लोगों को परख नहीं कर पाते हैं। एक आदमी आया, पैसे मांग लिया, आपने दे दिए, दोस्त है, अब वो दे नहीं रहा है, अब आप उसके चक्कर काट रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पैसे मत दीजिए, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि हम दुख खरीदते हैं, वो भी क्या? पैसा दे करके। ठीक है। तो जब तक आपके पास परखने की शक्ति नहीं आएगी, आप निर्णय क्या लोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है? निर्णय करने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना। तो जब आप परख पाओगे कि मैं इधर जाऊं तो फायदा, इधर जाऊं तो फायदा, सीधा जाऊं तो फायदा, या फिर यू टर्न ले लूं तो फायदा, तो यू विल ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ ऑन अ सर्कल। चौराहे पे पाएंगे आप खुद को। आपको समझ में नहीं आएगा कि सीधे जाने में भला है, पीछे जाने में भला है, इधर जाने में भला है, इधर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लूं, मैकेनिकल में लूं, इलेक्ट्रिकल में लूं, या किसी में लूं। मेरे पास एक लड़का आता है अभी काउंसलिंग के लिए, उस बच्चे ने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ली, पापा को पसंद नहीं थी, इसको पसंद नहीं थी, दोस्त कर रहे थे, उसने भी ले ली। 2 साल इंजीनियरिंग की, उसको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दिया। फिर उसने जो है सिविल इंजीनियरिंग ली, फिर 2 साल के बाद किसी दोस्तों ने बताया इसका कोई स्कोप नहीं, फिर छोड़ दी। आज वो बच्चा टोटली मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, कहानी नहीं है ये। तो ये है प्रोफेशनल डायलेमा, social dilemma and personal dilemma, and the most toxic dilemma is your personal dilemma। आप बाहरी दुनिया को कैसे भी करके सॉर्ट आउट कर लेंगे, जब भीतर में डायलेमा हो ना कि अब इस हालत में करूं क्या, बेबसी, तब फिर जिंदगी में रिश्तों का सुख नहीं, उन्हीं रिश्तों का फिर हम, उन्हीं सुविधाओं का हम फिर, उन्हीं प्रिविलेजेस का हम फिर दुख अनुभव करते हैं। एक चीज खास याद रखना, जब भी जीवन में निर्णय लेना हो, याद रखेंगे तो बोलूं, लास्ट स्लाइड है बस हमारी, 2 मिनट 5 मिनट और, याद रखेंगे तो बोलूं। हेलो, पीछे हाँ या ना? अच्छा ठीक है, सबका शटर डाउन नहीं है, एकदम प्रॉपर खुला हुआ। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजा दो। कितनी एकाग्रता से, तो आपने किसी को नहीं सुना आज तक। चलो आखिरी बात, जिंदगी में जब भी निर्णय लेना हो तो ना नफरत के वश होकर के फैसला लेंगे और ना मोहब्बत के वश होकर के फैसला लेंगे। बस ये मेरी गोल्डन लाइन आपने याद रखनी है। नफरत के वश जब भी आप फैसला लोगे कि अब तेरे साथ रहना ही नहीं है, तो जिंदगी भर पश्चाताप करोगे। और मोहब्बत में लिया हुआ फैसला कि तेरे सिवाय अब कुछ नहीं चाहिए, तो भी आप जिंदगी में पश्चाताप करोगे। मैं इसका विटनेस हूं, मैंने खुद देखा है। आपने निर्णय तब लेना है जब आप इमोशनल फ्लो के कंट्रोल में हैं। योर माइंड इज वेरी डिसेप्टिव, बहुत धोखा देगा। ये एक ही भावना समझता है, टालने की भावना, लेकिन उसमें रिवेंज ऐड कर लो और टाल दो, ये कला है, तो ये ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होगा। ये जब भी आपसे कोई भी काम करवाए, इसको कहे आज नहीं कल, अब इसको लगा ये कल तो जरूर करेगा, कल तक आपके हालात चेंज हो जाएंगे, आपका निर्णय बदल जाएगा। कभी भी एक्सट्रीम इमोशन में आकर के आपने कोई निर्णय लेना, वरना अंततः आपको पश्चाताप ही करना पड़ेगा। अब एक आखिरी बात और फिर मेरी वाणी को विराम। जब भी निर्णय लेने में कंफ्यूजन हो,
डायलेमा हो, समझ ना आए क्या करूं, कैसे करूं, करूं कि नहीं करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, दो बातें याद रखना मेरी। पहली, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब कल्याणकारी है। मेरे पास समय नहीं तो मैं सारे डॉट कनेक्ट करके बता सकता हूं आपको। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब कल्याणकारी है। कर डालो, ज्यादा सोचो मत कि ये होगा तो फिर वो होगा, फिर वो होगा तो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तैसे होगा। कुछ नहीं होगा। एक कैदी यहां आने से पहले संडे मॉर्निंग पर मेरे साथ वॉक पे था। वो जब मेरे से 2 साल पहले मिला था, दिन रात एक ही सवाल कि जब मुझे पुलिस गिरफ्तार करेगी तो मेरी जिंदगी क्या होगी। तब मैंने उसको एक लाइन बताई थी कि मैं पहले इंग्लिश में बताता हूं, हिंदी में फिर कोशिश करूंगा अनुवाद करने की। व्हेन यू थिंक मैक्सिमम द रिजल्ट बिकम्स मिनिमम। जब आप सोचोगे कि ये होगा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा, फिर क्या होगा, बोले ओम शांति, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो वो मुझे कहता था मैं अब गिरफ्तार हो गया, फिर क्या होगा। मैंने कहा तुम जेल जाओगे। अच्छा फिर क्या होगा, बोले सजा काटूंगा। मैंने कहा फिर क्या होगा, बोले बाहर आऊंगा। मैंने कहा फिर क्या होगा, फिर नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा। तो तुम्हारे विचारों का कोई अस्तित्व है? जीरो। और वो जब 1.5 साल जेल काट करके बाहर आया, सबसे पहले मुझसे मिला था और उसने कहा कोतवाल जी जब से जेल में गया सारे दुख दर्द खत्म। क्यों? अब डर नहीं रहा, डरने के लिए कुछ कारण ही नहीं बचा। और जितनी मेरी आध्यात्मिक उन्नति जेल में हुई उतनी बाहर कभी ना होती। इसलिए जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल, कोशिश मत कीजिए। हां, गिव योर बेस्ट। बच्चा बिगड़ रहा है, समझाइए। पत्नी कुछ गड़बड़ हो रही है, समझाइए। पति कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, समझाइए। लेकिन ठीक करके रहूंगा, गलत एटीट्यूड है। स्टीफन कॉवी अपनी किताब में लिखते हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल कि अगर आप सोचते हैं कि इस दुनिया में मैं दूसरों को ठीक करूंगा, तुम्हें कहीं जन्म लेने पड़ेंगे, लोग ठीक नहीं होंगे। एक जन्म में एक ही आदमी जिसको तुम ठीक कर सकते हो, बस यही घर में भी बोलना है सीन के टाइम, जो यहां बोल रहे हैं, तो जिंदगी बने आसान। अच्छा, पहली ये बात। दूसरी बात, मान लीजिए हमने सोचा कि जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। मान लो अच्छा नहीं हुआ तो क्या करें? तो फिर एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है? तो का भी जवाब है हमारे पास। तो रतन टाटा जी की एक कहानी सुनाता हूं। जब उन्होंने जैगवर और रेंज रोवर खरीदी तो पूरे देश में नहीं विदेश में उनकी बड़ी किरकिरी हुई कि इतना गलत डिसीजन आपने क्यों लिया, इस कंपनी को कोई नहीं खरीद रहा, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ये कंपनी पिट चुकी है। तो इंडियन जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा था कि आपने ये गलत निर्णय क्यों लिया। तब उन्होंने एक शब्द कहा था कि मैं रतन टाटा जीवन में किसी भी निर्णय को गलत और सही नहीं मानता। मैं सिर्फ निर्णय लेता हूं और अगर सही निकला तो ईश्वर की कृपा मानता हूं और अगर सही नहीं निकला तो मुझे ठीक करना भी आता है। ठीक है, डिसीजन ले लीजिए। अगर मान लो ठीक निकला तो प्रभु को थैंक यू बोलना, और अगर डिसीजन ठीक नहीं निकला तो ठीक करेंगे, ठीक मान करके चलेंगे। इस दुनिया में किसी को मुकम्मल जहां आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग इज श्री रामचंद्र जी। अपनों ने धोखा दिया, अपनों ने वनवास दिया, किसी से कोई शिकायत नहीं। अब फोटो लगाइए रामचंद्र जी, कारोबार सारा रावण का। हमने सुना था राम जो है अयोध्या में रहते थे और रावण लंका में। हमारे में दोनों साथ साथ में रहते हैं, एक की फोटो दूसरे का कारोबार। दिस इज नॉट द रियल रिस्पेक्ट। रियल रिस्पेक्ट इज adopting their lifestyle into your own lifestyle। उनकी जो जीवन थी वो जीवन अपने जीवन में धारण कर लो, बस इसी से बनेगी जीवन आसान। ओम शांति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शांति से, इतने प्यार से बातों को सुनने के लिए। सुनने से बदलाव नहीं, बदलाव आएगा अब जो सुना है उसको जीवन में प्रैक्टिस करने का। ठीक है, अब एक आखिरी अपनी बात कहूंगा मैं। अच्छा, तो हमने बात करी कि भगवान की शक्तियां मेरे साथ हैं, ठीक है जी। अब वो भगवान कौन है, कहां रहते हैं, उनके बारे में भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो क्या मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर सकता हूं, हाँ या ना? जोर से बोलिए तो मुझे विश्वास आए कहने में। फिर से वापिस,
आप चाहते हैं आपका जीवन सुखद हो, हाँ या ना? आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे हों? आप चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहे? तो फिर एक काम करना होगा, करेंगे? कल से अपनी जिंदगी से, जितनी भी अपनी जिंदगी जी, उस जिंदगी में से सिर्फ 3 घंटे, कितने घंटे जी? 3 घंटे, रोज 1 घंटा मेरे कहने से आपने निकालना है। और राजयोग मेडिटेशन, जिससे हमारे जीवन में ये शक्तियां भी आएंगी, हमारे संबंध भी सुधरेंगे, या आप करेंगे? अब बताए, करेंगे हाँ या ना? हाथ उठाइए, कौन कौन करेंगे? देखो, वादा किया और यही तोड़ दिया है ना? एक बार फिर से हाथ उठाएंगे, कौन कौन करेंगे? ठीक है जी, एक बार अपने लिए ताली तो बजाइए कि सारी जिंदगी दुनिया को दी, अब अपने को भी हम 3 घंटे जरूर देंगे। ओवर टू यू दीदी।